पहली बात है कि आप जब नॉर्मली मेडिक्लेम पॉलिसी लेते हो तो कभी भी उसमें ये नहीं होता कि मैटरनिटी बेनिफिट है। अगर आपने 2 लाख रुपए तक का समय सोट लिया है और सारे बिल मिला के 1.5 लाख रुपए तक का आ रहा है तो आपको 1 रुपये भी नहीं देना। तो बिल चाहे कितना ही हो, एक बार आपका अप्रूवल आ गया तो जितना अप्रूवल आ गया उतने पैसे तो इंश्योरेंस कंपनी देगी। रिजेक्ट होने का एक ही होता है कि आपका वेटिंग पीरियड के टाइम पे अगर आपने क्लेम डाला है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। बच्चा जब तक डिस्चार्ज नहीं होता हॉस्पिटल से तब तक सारी चीज़ें कवर होगी बच्चे की। केस 1% भी आपको ऐसा लगता है कि आपको आईवीएफ जाना पड़ सकता है तो आप पहले से ही चेक कर लीजिए कि उसमें आईवीएफ कवर हो रहा है कि नहीं। टेस्ट वगैरह होता है, अल्ट्रासाउंड वगैरह है, ब्लड टेस्ट है, या कुछ कई बार आपको आयरन की डिफिशियंसी होती है या कुछ वो मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं वो भी कवर करते हैं। बट आपको पॉलिसी लेते वक्त पहले आपको चेक करना है कि वो चीज़ वो लोग कवर कर रहे हैं कि नहीं। जहाँ कवर करें वहाँ पे ही जाना चाहिए। इंश्योरेंस ले लो सब कवर हो जाएगा, ये बात तो हम सब ने सुनी है। लेकिन जब प्रेगनेंसी और डिलीवरी का टाइम आता है तो बिल्स देखकर रियलिटी कुछ और ही नजर आती है। आखिर कैशलेस क्लेम के बावजूद भी पॉकेट से पैसा जाता क्यों है? और क्या सच में इंश्योरेंस प्रेगनेंसी के खर्चों में मदद करता है? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आज पॉलिसी समझा करो में हमारे साथ मौजूद हैं पर्सनल सीएफओ मिस्टर सुशील जैन। वेलकम। थैंक यू। तो मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि क्या हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में डिलीवरी और प्रेगनेंसी कवर होता है? जी, अगर डायरेक्टली हम कहें तो ये कवर नहीं होता है। आपको वो फीचर्स आपको लेने होते हैं। जब भी आप पॉलिसी लेते हैं उस टाइम पे आपको मैटरनिटी बेनिफिट के साथ लेना है, ये आपको मेंशन करना होता है, तभी वो कवर होता है। अदरवाइज़ ये नॉर्मल पॉलिसीज़ में ये कवर नहीं होता है। इसके अलावा अगर आप चाहो तो उसको एड ऑन भी कर सकते हो, राइडर्स भी आते हैं इनके। अच्छा, किस टाइप के, थोड़ा ब्रीफ करेंगे इस बारे में? ये देखिए, मैटरनिटी कवर एक सर्टेन चीज़ है जो कि ये वो क्लेम आएगा ही आएगा। इंश्योरेंस नॉर्मली होती है अनसर्टेन चीज़ों के लिए। सो जो बेस प्लान होता है कोई भी पॉलिसी का वो अनसर्टेन चीज़ों को ही कवर करता है। मैटरनिटी जैसी सर्टेन चीज़ को नहीं करता। तो वहाँ पे आपको रिक्वेस्ट डालनी होती है एप्लीकेशन के टाइम पे कि हमें मैटरनिटी कवर भी चाहिए। तो उसके लिए आपको वो एक एडिशनल कॉस्ट पे, एडिशनल प्रीमियम पे आपको वो कवर प्रोवाइड कराती है। शादी के बाद या फिर जो लोग प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो अगर वो इंश्योरेंस लेते हैं तो उनका वेटिंग पीरियड कितना बड़ा फैक्टर उसमें निभाता है? अगर आप जनरल अगर देखेंगे तो नॉर्मली ज़्यादातर पॉलिसीज़ आपको वेटिंग पीरियड लगभग 2 साल से लेके 5 साल तक का रखते हैं। लेकिन कई कई पॉलिसीज़ ऐसी भी हैं जो आपको एडिशनल प्रीमियम पे साल भर में भी देते हैं। और अब इवन नई नई पॉलिसीज़ आई जा रही हैं। अभी ये है वेटिंग पीरियड 3 मंथ तक रिड्यूस हो गया है। आप चाहें तो 3 महीने तक में भी पॉलिसी ले सकते हैं, 3 महीने के वेटिंग पीरियड के साथ भी। तो इसमें कोई लॉस तो नहीं होता है? नहीं, देखिए, लॉस एंड प्रॉफिट तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका कितने साल बाद की प्लानिंग है। क्योंकि आपको एडिशनल प्रीमियम देना पड़ता है मैटरनिटी कवर करने के लिए, जो कि नॉर्मली 15 से 20% एक्स्ट्रा आपकी पॉलिसी का लगता है और आपका बेस प्लान के प्रीमियम के ऊपर। तो अगर आपकी लॉन्ग टर्म में अगर प्लानिंग है तो हो सकता है कि आपको उतना कवर ना मिले। क्योंकि नॉर्मली जो प्लान कवर देता है वो 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक का ही कवर देता है। सो जो एडिशनल प्रीमियम आप दे रहे हो वो आपके लिए कितना वर्थ रहेगा ये आपको वर्कआउट करना है। अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ करो तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलता है और एक मुश्त जो खर्चा होना है वो इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू मिल जाता है आपको। मैं बात करूं अगर प्री प्रेगनेंसी खर्चों के बारे में, तो अगर कोई कपल प्लानिंग कर रहा है तो उसमें टेस्ट, कंसल्टेशंस, मेडिकेशंस, क्या ये सब भी कवरेज होता है इंश्योरेंस में? जी बिल्कुल होता है। अगेन आपको जब पॉलिसी लेते वक्त इस चीज़ का फीचर उस वो कंपनी प्रोवाइडर आपको दे रहे हैं कि नहीं ये आपको चेक करना है। उसमें आपको जैसे टेस्ट वगैरह होता है, अल्ट्रासाउंड वगैरह है, ब्लड टेस्ट है, या कुछ कई बार आपको आयरन की डिफिशियंसी होती है या कुछ वो मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं वो भी कवर करते हैं। बट आपको पॉलिसी लेते वक्त पहले आपको चेक करना है कि वो चीज़ वो लोग कवर कर रहे हैं कि नहीं। जहाँ कवर करें वहाँ पे ही जाना चाहिए। तो मतलब पॉलिसी लेने से पहले उसको समझना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल, बगैर समझे तो आप पॉलिसी ले ही नहीं सकते। क्योंकि काफ़ी सारे क्लॉज ऐसे होते हैं जिसकी वजह से आपको फिर वो क्लेम नहीं मिलते और आपको ये फील होगा कि मैंने पॉलिसी भी ली और पेमेंट भी करना पड़ रहा है। सो वो आप थोड़ा सा केयरफुली कीजिए। अगर आपको समझ नहीं है तो कोई अच्छे कंसल्टेंट और एडवाइज़र का हेल्प आप ज़रूर लीजिए, सो डेट कि आपको सूटेबल पॉलिसी वो बता पाए। आईवीएफ और फर्टिलिटी ट्रीटमेंट आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। जी तो ये इस तरीके के केसेस में इंश्योरेंस कैसे सपोर्ट करता है? ग्राउंड रियलिटी क्या है इसकी?
देखिए अगेन अब 3 चीज़ इसमें मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। पहली बात है कि आप जब नॉर्मली मेडिक्लेम पॉलिसी लेते हो तो कभी भी उसमें ये नहीं होता कि मैटरनिटी बेनिफिट है। तो ज़्यादातर लोग तो यही सोचते हैं कि उसमें कवर होगा तो मेरा हो जाएगा, और जब एक्चुअल क्लेम का टाइम आता है तो मिलता नहीं है। पहली गलती यहाँ होती है, आपको एड ऑन कराना होता है मैटरनिटी बेनिफिट। सेकेंड है, अगर आपने मैटरनिटी बेनिफिट भी ले लिया लेकिन अगर आपने ये नहीं देखा कि अगर इन फ्यूचर में अगर IVF की प्लान करूँ तो वो कवर करेगा कि नहीं, तो सारे मैटरनिटी पॉलिसी जो प्रोवाइडर है बेनिफिट देते हैं वो लोग कवर नहीं करते हैं। अच्छा। आपको ध्यान रखना है कि वो IVF भी कवर कर रहे हैं कि नहीं। तो आपको वही चुनना है। अगर इन केस 1% भी आपको ऐसा लगता है कि आपको IVF जाना पड़ सकता है तो आप पहले से ही चेक कर लीजिए कि उसमें IVF कवर हो रहा है कि नहीं। अच्छा। नॉर्मल केस में मैटरनिटी बेनिफिट में IVF ज़्यादातर लोग कवर नहीं करते हैं, तो जो कुछ करते हैं वहाँ पे आपको सर्च करना होगा। डिलीवरी के बाद सबसे ज़्यादा खर्चे होते हैं, पहले के तो खर्चे निपटा लिए, जी। लेकिन असली भाग दौड़ शुरू होती है डिलीवरी के बाद, बिल्कुल। जिसमें जैसे रूम रेंट हो गया, डॉक्टर की फीस हो गई, सी सेक्शन वर्सेस नॉर्मल डिलीवरी के अलग खर्चे होते हैं। तो इसमें इंश्योरेंस कितना साथ देता है? देखिए मैटरनिटी पॉलिसी जब आप लेते हो तो इसमें 3 स्टेज पे खर्चे बनते हैं आपके। जब प्रेगनेंसी होती है उस टाइम का, कंसीव करने के बाद के जब तक डिलीवरी ना हो, डिलीवरी के दौरान होता है, और डिलीवरी के बाद के खर्चे हैं। तो जैसे पहले का तो हमने आपको बताया कि आपको पहले चेक करके रखना है कि कवर करते हैं कि नहीं। मैटरनिटी के दौरान जो डिलीवरी के दौरान वहाँ पे हॉस्पिटल कवर वो भी कवर करते हैं, प्लस आपका अगर सीजरिन होता है तो वो भी आपको कवर होता है। उसमें एक सब लिमिट वो बना देते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल अगर आपका 2 लाख तक का उन्होंने मैटरनिटी बेनिफिट दी तो उसमें हो सकता है वो 50,000 रुपये ही दे अच्छा। सीजरिन का। उससे ज़्यादा होगा तो आपको खुद को देना पड़ेगा, तो वो आपको देते हैं। या रूम रेंट की भी कैपिंग हो सकती है। तो ये आपको चीज़ें चेक करके लेनी चाहिए कि आपको किस तरह की रूम की ज़रूरत पड़ सकती है, और सीजरिन के केस में क्या होगा। ऑपरेशन थिएटर के कॉस्टिंग होती है, कई बार वो भी डिडक्ट कर देते हैं, वो कवर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती है, मैटरनिटी कवर के अंदर ही होती है, बट आपको एक लिमिट्स के साथ प्रोवाइड की जाती है। तो वो लिमिट आपको एक बार चेक करनी ज़रूरी है। अच्छा, तो वो आप जब इंश्योरेंस करवाते हैं तो वो पहले से ही मेंशन होता है कि आफ्टर डिलीवरी क्या क्या सर्विसेज आपको उसके अकॉर्डिंगली मिलेंगी? बिल्कुल, IRDA का रूल है ये। जब भी आप ऐसे मैटरनिटी बेनिफिट प्रोवाइड कराओ तो आपको पूरा डिस्क्लोजर देना पड़ता है, क्या कवर होगा क्या नहीं होगा। अब ये आपको है कि आपको बारीकी से इसको समझना है और आपकी सूटेबिलिटी देखनी कि जो आपको चाहिए वो उसमें पॉलिसी में अवेलेबल है कि नहीं। कोई भी क्लोज बाद में नहीं मेंशन कर सकते, पॉलिसी लेते वक्त ही सारे क्लोज को डिस्क्लोज करना होता है। बहुत लोगों के कंप्लेन भी आते हैं कि वो बोलते हैं कैशलेस क्लेम बोलकर एडमिट करवा दिया, लेकिन डिस्चार्ज के टाइम पे बहुत बड़ा बिल थमा देते हैं। नहीं, देखिए कैशलेस और बिल का एक अलग चीज़ है। कैशलेस तब होता है जब आपकी पॉलिसी है, आप वहाँ पे हॉस्पिटल में जाते हो, वो TPA होता है वहाँ पे, उनको आप हेल्प डेस्क होता है हॉस्पिटल का, तो उसको आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो, वो अप्रूवल आता है। अगर आपका अप्रूवल आ गया तो आपको कोई पेमेंट देना नहीं है, वो कैशलेस हो गया। तो बिल चाहे कितना ही हो, एक बार आपका अप्रूवल आ गया तो जितना अप्रूवल आ गया उतने पैसे तो इंश्योरेंस कंपनी देगी। हाँ, अगर उससे ज़्यादा का है, हो सकता है इसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है आपने 2 लाख का पॉलिसी, आपका 2.5 लाख का आ गया या 3 लाख का कवर आ गया, तो वो एडिशनल जो है वो आपको देना पड़ता है। अच्छा, वो देना ही पड़ेगा? जी, एडिशनल, क्योंकि आपका कवर 2 लाख तक का है या 50,000 है तो 50,000 तक का है, तो उतना तो वो कवर करेगी इंश्योरेंस कंपनी। उसके बाद के जो भी होंगे वो आपको देने तो होंगे। ये कैशलेस क्लेम क्या है एक्चुअली में? केसलेस का मतलब आपको पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ी। केसलेस है ना, हाँ, तो हाँ, आपको हाँ, देना नहीं है। हाँ। तो वो कब नहीं देना होता है कि आप जब भी आप एंट्री करते हो, जब हॉस्पिटल में एडमिशन लेते हो तो वो TPA के थ्रू पहले अप्रूवल लेते हैं, उसके बाद ही ट्रीटमेंट शुरू होता है आपका। ठीक है, तो आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो, वो अप्रूवल के लिए जाती है इंश्योरेंस कंपनी के पास, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन होता है TPA। वहाँ से वो अप्रूवल आता है कि आपका इस डिजीज़ के लिए आपका 1 लाख रुपया सेंक्शन हुआ है या अप्रूव्ड हुआ है। ठीक तो है। 1 लाख रुपए तक का पैसा आपको देना नहीं है, तो केसलेस हो गया आपका। हॉस्पिटल के बिल्स में कई बार हिडन चार्जेस और इन्फ्लेटेड बिल्स की बात कही जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनी इसको कैसे वेरीफाई करती है? देखिए, ये इंश्योरेंस कंपनी का अपना एक वो है, और एक्चुअली डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी भी नहीं, थर्ड पार्टी जो उनकी होती है, क्लेम जो सेटलमेंट करती है, वो लोग उसको वेरीफाई करते हैं। उनके एक नॉर्म्स होते हैं कि किस डिजीज़ के लिए क्या इतना खर्चा अलाउ कर सकते हैं, तो वो उतना ही अप्रूव करते हैं। उसके अलावा अगर हॉस्पिटल ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं तो वो उसको अप्रूवल ही नहीं देते, उतना ही पेमेंट करते हैं। अच्छा। तो ये आपको थोड़ा देखना है कि कौन से है, और जो भी अच्छे हॉस्पिटल है वहाँ पे ऐसा होता नहीं है। रीज़न ये है कि अगर एक बार कर रहे हैं तो अगली बार वो ब्लैक लिस्ट हो जाती है हॉस्पिटल,
तो फिर वहाँ पे कोई क्लेम अप्रूव ही नहीं मिलता फिर। अच्छा, जी। तो प्रेगनेंसी के केसेस में क्लेम रिजेक्शन के रीज़न क्या हो सकते हैं और जो आम आदमी है वो कैसे बचे इससे? देखिए, अगर आपने मैटरनिटी कवर ले रखा है तो नॉर्मली ये रिजेक्ट होता नहीं है। हम्म। रिजेक्ट होने का एक ही होता है कि आपका वेटिंग पीरियड के टाइम पे अगर आपने क्लेम डाला है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। सपोज आप अगर 2 साल का वेटिंग है, आपका 1 साल या 1.5 साल के बाद आप क्लेम लेने जाते हो तो वो रिजेक्ट हो सकता है। दूसरा रिजेक्शन ये होता है कि आपने जो चीज़ कवर नहीं करी है उसका क्लेम डाल रहे हो, कि सपोज आपने किसी पॉलिसी में अगर 50,000 रुपये तक का ही अगर आप सीजरियन का है और आपका 1 लाख रुपये आ रहा है तो वो 50,000 तक की मिलेगा, बाकी का रिजेक्शन हो जाता है। अच्छा, तो 50% ही मिलेगा, पार्ट पेमेंट ही आपको मिलेगा। तो तो ये चीज़ होती है। तो ये हर उसमें पॉलिसी में है कि मतलब कुछ हिस्सा देना पड़ेगा जो जाएगा इंश्योरेंस कवर करेगा और कुछ हिस्सा आपको अपने पॉकेट से देना ही पड़ेगा, ऐसा? ऐसा नहीं है, अगर आपका समय सोट जितना है, अगर आपने 2 लाख रुपए तक का समय सोट लिया है और सारे बिल मिला के 1.5 लाख रुपए तक का आ रहा है तो आपको 1 रुपये भी नहीं देना है। अच्छा। आप आराम से जाओ, अपनी डिलीवरी कराओ, बच्चे को लेके घर आओ, 1 पैसा नहीं देना है। अच्छा। लेकिन अगर आप लिमिट से ऊपर जाते हो ओ। उस केस में आपका पेमेंट करनी पड़ती है। कई बार जैसे आपने रूम रेंट की बात पूछी कि रूम रेंट उन्होंने फिक्स कर दिया 1,000 रुपये और आप जाके 5,000 रुपये में रूम में रह रहे हो, तो जो एडिशनल आपने लिया है उसका पेमेंट आपको करना है। अच्छा। एडिशनल अमाउंट जो भी करोगे वो करना है। अगर पॉलिसी के दायरे में रह के अगर आप करते हो तो कुछ भी नहीं देना पड़ेगा आपको। ओके। एक सवाल ये भी था कि जब डिलीवरी होने के बाद जब डिस्चार्ज मिलता है पेशेंट को और वो इंश्योरेंस के लिए वो बड़ी बड़ी बिलिंग पर्चियाँ ये सब पूरे एकदम बुक बन के जब जाती है तो उसको क्लियर करने में इतना टाइम क्यों लगता है? मतलब पूरा दिन निकल जाता है, नहीं, इतना देखिए, टाइम क्यों? डिस्चार्ज का प्रोसेस एक अलग है, इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि एक बार अप्रूवल आ गया फिर आपको इंश्योरेंस से रिलेटेड कुछ नहीं करना है। अच्छा। और अप्रूवल आपका पॉलिसी जब एडमिशन लेते हो हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं तभी हो जाती है अप्रूवल। वो डिस्चार्ज समरी बनना, डिस्चार्ज के रूल्स रेगुलेशन, वो तो हॉस्पिटल की अपनी प्रोसेस है कि डॉक्टर्स को डिस्चार्ज समरी बनानी होती है, सब कुछ करना होता है, उसमें टाइम लगता है। अच्छा। इंश्योरेंस की तरफ से अप्रूवल आने के बाद आपको कोई कुछ नहीं टाइम लगता, वो आपको फुल एंड फाइनल हो जाता है उसी टाइम पे। अब मैं बात करूं अगर पोस्ट प्रेगनेंसी के खर्चों के बारे में, जब बच्चा आ जाता है तो उसके NICU, वैक्सीनेशन, कॉम्प्लिकेशंस, क्या ये सब भी उसी में ऑटोमेटिकली ऐड ऑन होकर आता है? देखिए, NICU नॉर्मली डिलीवरी के टाइम पे ही ज़रूरत का पता लग जाता है। जब डिलीवरी वहाँ पे ऑपरेशन थिएटर में होते हैं उसके बाद ही तो वो उसमें कवर होता है। बच्चा जब तक डिस्चार्ज नहीं होता हॉस्पिटल से तब तक सारी चीज़ें कवर होगी बच्चे की मैटरनिटी पॉलिसी में। और ये आपको एक बार चेक भी कर लेना है कि NICU कवर है कि नहीं है। ज़्यादातर केसेस में होते हैं कवर। अच्छा। तो वो कोई इशू ही नहीं है। इवन कई पॉलिसीज आपका डिस्चार्ज होने के 2-3 महीने तक भी, इवन 90 डेज तक भी आपका मतलब कवर करती है बच्चे का, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस आती है तो। वैक्सीन भी इंक्लूडेड है? वैक्सीन आपको अगेन वही देखना है, वैक्सीन भी एक लिमिट के साथ ही अप्रूवल मिलता है कि 10,000, 5,000 जो भी, मतलब पॉलिसी टू पॉलिसी डिफर करता है। तो वो वैक्सीन उतने तक ही कवर करती है, उसके ऊपर की कॉस्ट वो नहीं करेगी। अच्छा। तो उसके ऊपर अगर कॉस्ट अगर वैक्सीनेशन के आ रहा है तो आपको खुद को बियर करना है। कोई मिडिल क्लास कपल है और वो प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है जी। तो सिंपल सा रोड मैप उनके लिए आप क्या देंगे जो उनके लिए क्लियर पिक्चर की तरह उन्हें दिखे? देखिए, मिडिल क्लास और मतलब आज की जनरेशन में आपने देखे हो शादी के नॉर्मली 3 साल का तो गैप लेते ही हैं। ठीक है, मेरी एडवाइस तो ये रहती है कि आप 3 साल पहले से ही कुछ और जगह भी सेविंग करना शुरू कर दो, क्योंकि ये जितना लंबा अगर आप प्लान करोगे उतना आपको नुकसान है पॉलिसी लेने में। अगर पॉलिसी लेके आप 2 साल का जैसे वेटिंग पीरियड है, इवन आजकल तो देखिए वेटिंग पीरियड भी ख़त्म हो गया है। मैंने जैसे बोला 3 महीने का ही वेटिंग पीरियड के बाद भी आपको मिल जाती है पॉलिसी। तो उसमें एक लिमिटेड अमाउंट आपको मिलता है, वो आप वहाँ पे आप देख सकते हो कि आप पॉलिसी ज़्यादा लंबी हो अगर प्लान हो, आप सोचो 5 साल बाद प्लानिंग करनी है बच्चे के लिए, तो मैटरनिटी कवर लिया हुआ बेनिफिशियल आपको नहीं होगा, क्योंकि उतना तो आप प्रीमियम दे दोगे, 15-20% एक्स्ट्रा प्रीमियम हर साल देना है। और वो आपको अगर मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का भी कवर देते हैं तो वो उसी में आपने उतना प्रीमियम ही दे चुके होते हो। तो बेटर है कि अगर आपका 1.5-2 साल का अगर प्लानिंग है तो आपको पॉलिसी लेनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे जो एक साथ एक लमसम अमाउंट जो 1.5-2 लाख भी होता है वो बहुत बड़ा अमाउंट होता है एक मिडिल क्लास के लिए, तो वो पैसा आपको देना नहीं पड़ता है। अच्छा। हम लोग हर साल थोड़ा थोड़ा तो बचा सकते हैं, लेकिन इकट्ठा एक साथ 1.5-2 लाख निकालना मिडिल क्लास के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो उनको ये पॉलिसी ले लेनी चाहिए। तो अगर घर के एक सदस्य ने पॉलिसी ली हुई है, जैसे मतलब घर के एक बड़े आदमी ने ले लिया है, तो उसमें वो अपनी बीवी के अलावा और किन किन लोगों को ऐड कर सकता है इस चीज़ के लिए?
देखिए मैटरनिटी बेनिफिट में तो देखो हस्बैंड वाइफ का वही रहेगा, ठीक है। और नॉर्मल पॉलिसीज़ में तो वो अपने पेरेंट्स को ही ऐड कर सकता है। नॉर्मल जो पॉलिसीज होती है मेडिक्लेम, हस्बैंड वाइफ है, बच्चे हैं, इतने को वो कवर कर सकता है। कितने भी बच्चे ऐड हो सकते बिल्कुल। अब बच्चे नॉर्मली तो देखो अभी तो आज की डेट में 2 ही होते हैं। हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर बच्चे हैं तो बच्चे कवर होते हैं। माइनर बच्चे जो भी मेजर होंगे वो नहीं होंगे। अच्छा। तो माइनर बच्चे वो कवर हो जाते हैं अप टू 25 साल की एज तक लगभग कोई पॉलिसीज देते हैं, कई 20-21 में भी वो कर देती हैं। उतने बच्चों को तो कवर कर सकते हो आप, अपने पेरेंट्स को कर सकते हो, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो या सुपर सीनियर सिटीजन हो, दोनों को उनको कवर कर सकते हो आप। गवर्नमेंट स्कीम्स और प्राइवेट इंश्योरेंस कौन सा ज़्यादा फायदेमंद है? अगेन देखिए गवर्नमेंट स्कीम अगर आपकी अवेलेबिलिटी है, अच्छा नियर बाई में अच्छे हॉस्पिटल्स आपके पास हैं तो ऑब्वियसली बेनिफिट तो है ही। बट गवर्नमेंट स्कीम में थोड़ा एक लिमिट होती है, यहाँ पे आप लिमिट से ज़्यादा भी पॉलिसी ले सकते हो और अपना सुविधा के हिसाब से हॉस्पिटल को आप चूज़ कर सकते हो। तो अगेन आपकी पॉकेट क्या अलाउ करती है, बट आपका ये है कि दोनों में से कोई भी हो, होनी ज़रूर चाहिए आपके पास पॉलिसी। कि ऐसा नहीं कि चलो पॉलिसी बिना में मेरे पास पैसे हैं फिर भी मैं पॉलिसी नहीं ले रहा हूँ, वो नहीं होना। पैसे हैं या नहीं है, पॉलिसी को लेने की कोशिश ज़रूर कीजिए, चाहे गवर्नमेंट का अवेल कीजिए या प्राइवेट का। तो अगर मैं लास्ट सवाल आपसे ये जानना चाहूँ, और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आजकल के जो जेनजी हैं वो, जैसे आपने खुद ही बोला कि शादी में 3 साल का गैप रख ही रहे हैं बच्चा पैदा करने के लिए, तो उनके लिए कुछ एडवाइस देंगे आपकी, क्योंकि ये प्रेगनेंसी के ऊपर हमने बात करी है, तो उनके लिए कोई टिप देंगे? देखिए उनके लिए ये है, एक तो 3 साल ठीक है, पहले 2-3 साल आपको एक दूसरे को समझने में टाइम है, लेकिन उससे ज़्यादा भी डिले ना करें क्योंकि फिर बाद में कॉम्प्लिकेशंस आते हैं प्रेगनेंसी में। तो फिर अगेन मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं और हो सकता है कि आपकी पॉलिसी वो कवर ना करे उतना। तो बहुत ज़्यादा डिले भी ना करें और कोशिश करें कि जहाँ पे बेस्ट पॉसिबल आपका हॉस्पिटल्स हैं वो है, वहाँ पे अपना वो कराएं ताकि कॉम्प्लिकेशंस ना आए और सिंपल हो जाएगा तो आपके कवर में सारा कवर हो जाएगा। तो अगर शादी के तुरंत बाद ये इंश्योरेंस करवाते हैं तो खर्चे वगैरह कम लिमिट में रहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा भारी नहीं पड़ता ऐसा? नहीं, देखिए शादी के तुरंत बाद भी अगर आप पॉलिसी लेते हो और आपका प्लान है कि 2 साल में आप बेबी प्लान करते हो तब तो ठीक है। लेकिन अगर आप बहुत लंबा कर लेते हो कि अभी तो देखेंगे, पहले कैरियर देखते हैं, 4-5 साल बाद सोचेंगे, तो अगर आप 5 साल के लिए पॉलिसी का एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ता है। जैसा कि मैंने कहा मैटरनिटी बेनिफिट बेस प्लान से अलग होता है, उसके लिए आपको 15 से 20% एक्स्ट्रा प्रीमियम लगता है अगर सेम पॉलिसी में ऐड कराते हो तो। और अगर आप राइडर लेते हो तो भी 15-20% एक्स्ट्रा देना पड़ता है आपको। तो वो 20% अगर आपका मान लो अगर 40,000 का प्रीमियम भी आता है और 20% एक्स्ट्रा होता है आपका, तो अब 8-10 हज़ार रुपये हर साल अगर एक्स्ट्रा आप दे रहे हो, 5 साल के लिए दे रहे हो, तो 50,000 आप वैसे ही दे दिए एक्स्ट्रा प्रीमियम। और अगर आपका पॉलिसी कवर 50,000 का ही है तो आपने कुछ बचाया ही नहीं ना। तो अगर आप नियर फ्यूचर में 2 साल में कुछ प्लान कर रहे हो तब तो कुछ है कि भाई मैंने 20,000 दिया और 50,000 का क्लेम मिल गया मेरे को, तो आपको बेनिफिट है। अदरवाइज आप लॉन्ग टर्म करोगे तो फिर नुकसान हो जाता है। तो जैसा कि मिस्टर जैन ने बता ही दिया है कि आपको क्या गाइडलाइन फॉलो करनी चाहिए। वेल, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या ओपिनियन है, हम वेट करेंगे कि आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ी और भी इस तरह की जानकारी के लिए बने रहिए thehealthsite.com के साथ। थैंक यू मिस्टर जैन। थैंक यू।